हरियाणा में फिर एक बार नायब सरकार, अब से थोड़ी देर के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नायब सिंह सैनी जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत हरियाणा से की, एक लंबे वक्त तक आरएसएस से जुड़े, बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर उन्हें मनोहर लाल लेकर के आए थे रोहतक स्थित बीजेपी कार्यालय में। उसके बाद 2002 में नायब सैनी का अंबाला युवा मोर्चा का महासचिव के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। फिर एक बार चुनाव भी हारे 2009 में, लेकिन उसके बाद से कारवां आगे बढ़ता गया। साल 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद बने। उसके बाद मनोहर लाल को हटा करके उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिम्मेदारी मिलती है। काफी कम वक्त मिला, लेकिन इस वक्त में नायब सिंह सैनी ने खुद को साबित किया और राज्य के एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और संदीप जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि हरियाणा की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, हरियाणा में हमेशा 36 बिरादरी की बात होती है। बीजेपी की तरफ से खास तौर पर आज के दिन को चूज करना भी क्या एक मैसेज है, क्योंकि आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी है। क्या ये दलित समाज को साधने की कोशिश, क्योंकि इस बार चुनाव में और खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो सैलजा वाला मुद्दा दिया गया, बीजेपी ने, तमाम बड़े चेहरों ने हर मंच से उस बात का जिक्र किया, और क्या आज भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, एक संदेश देने की कोशिश है आज के दिन को चूज करने के तौर पर? देखिए प्रिया जी, जहाँ तक हरियाणा की राजनीति का सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी एक मंझी पार्टी है, मंझे हुए राजनीति के है, और ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मैसेज देने में भी कामयाब होते हैं और सभी को साथ लेकर के चलने में भी ये कामयाब होते हैं। जिस तरीके से आपने पूर्व कार्यकाल देखा कि मनोहर लाल खट्टर को, जो पंजाबी समाज से आते हैं, उनको नेतृत्व दिया गया, उसके जबकि अपनी तरफ से कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि भाई किसी जाति बिरादरी को पीछे किया गया है। जाटों को भी सबको बराबर से टिकट दिए गए, सबको बराबर आगे बढ़ने की भागीदारी, चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं ये मैसेज हरियाणा की जनता में करने में ये कामयाब हुए हैं कि देखिए, कल कोई दलित हो सकता है, आज ओबीसी हो सकता है, कल कोई स्वर्ण हो सकता है, क्या हमें सबको साथ लेकर के चलना है। मुझे लगता है ये बात जनता की समझ में भी आई और इस बात पर वोट भी हरियाणा के अंदर पड़ा, और जो बीजेपी की अपनी एक रणनीति थी वो भी कहीं ना कहीं सफल हुई। हाँ, एक बार जल्दी से, क्योंकि इस वक्त हम संभावितों की सूची दिखा रहे हैं जो कि हो सकता है कि इस नई कैबिनेट का हिस्सा हो। आपको इसमें क्या लगता है, कौन कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस बार बीजेपी को दक्षिण हरियाणा से भी, अहीरवाल बेल्ट से भी काफी ज्यादा सीटें मिली हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स आपको सर समझ में आ रहे हैं इस वक्त मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर? देखिए, अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिलनी तय है। जिस तरीके से अनिल विज का नाम आता है, अनिल विज को मुझे लगता है जगह मिलनी तय है। महिपाल ढांडा की अगर मैं बात करूं, पानीपत ग्रामीण से आते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको भी इस बार मंत्रालय मिलना तय है। इसी तरीके से अगर हम गुड़गांव से बात करें तो मुझे लगता है राव नरबीर एक बड़ा चेहरा है। पूर्व जो पहली सरकार थी उसमें वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे थे, उनका भी मंत्रालय मिलना तय है। और एक मुझे उम्मीद है कि श्रुति चौधरी, जो किरण चौधरी की बेटी है, उनको भी एक मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह की बेटी भी इस बार चुनाव जीती है, तो उनको भी मंत्रालय। देखिए प्रिया जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने कई स्टेट्स की राजनीति देखी है, मैं बिहार में भी रहा हूँ राजभवन में, लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं उनको योगी जी जैसा एक नेता चाहिए था। हकीकत ये है, क्योंकि मैंने हरियाणा में जब देखा, जब खट्टर साहब की सरकार थी तो लोग कहते थे कि हमें यहाँ योगी जैसा नेता चाहिए, और योगी जी ने जब रैलियां की, जहां जहां योगी जी ने रैलियां की, वहां से लगभग सभी कैंडिडेट जीते हैं, और इस चीज का भी फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नहीं, वो तो स्टार कैंपेन है और इसी वजह से उनकी रैलीज अलग अलग जगहों पर होती है। मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन सर्वेश जी, आपके पास आते हुए, हरियाणा में जो परिस्थितियां बनी और नायब सिंह सैनी का चेहरा, क्योंकि नायब सिंह सैनी को लेकर के पहले से भी आला कमान की तरफ से, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो, उन्होंने पहले से ही संकेत दे दिया था। लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि उनके पक्ष में गए? सर्वेश जी, देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो आजकल जातिवादी का जो समीकरण है, उसमें वो ओबीसी के नेता पहले ही, जब वो अंबाला से अपनी पहली चुनाव हार गए थे, तभी उनकी जो छवि थी वो बन चुकी थी कि ये ओबीसी के अंबाला इकाई के बहुत बड़े नेता हैं। तो ये बीजेपी इस चीज को भुनाने में कोई कसर नहीं रखती, और जो जातीय समीकरण होता है उसको सचमुच लेके चलना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए, बीजेपी का एक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे वो ओबीसी समाज से होंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। जो कांग्रेस पार्टी बार बार ये जातिगत जनगणना
और कहती है कि ओबीसी से कौन है, क्या है, मैं ये लिस्ट उठा के देखता हूं। तो अब उनका मुंह बंद करने के लिए ये सबसे बड़ी बात होगी। दूसरी बात कि जिस तरीके से उन्होंने अपने 6 महीने के अल्प कार्यकाल को बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से चलाया, और बीजेपी को देखिए हर फैक्टर शामिल होता है। खट्टर जी को हटाने के बाद जनता में एक संदेश गया, नायब सिंह जी की छवि आई, ओबीसी वोट बैंकों को भी लगा, और उस चीजों को भुनाया गया। जैसा कि पहले भी कहा गया कि वो मिलनसार व्यक्ति है, हर किसी से मिलते हैं, तो वही ग्राउंड से जुड़े हुए नेता। ये नहीं कि सीएम बन गए तो वो एक अलग ही टेंशन रहता है, न ठीक से बात करना या करना। तो वो सब जो चीजें थी नायब सिंह जी के पक्ष में जाती रही, और ये जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका समन्वय, यह भी अपने आप में एक जो फैक्टर है, और इन सबों का गठजोड़ मिला के ही केंद्रीय नेतृत्व ने उनको इस पारी की कमान देने की पुनः सोची। और यह अपने आप में बहुत जमीनी माने जाते हैं, जमीन से काफी जुड़ा। और मुझे याद है कि जीत के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हरियाणा की जीत हमारे विनम्र मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की जीत है। तो वो भी बहुत कुछ बयां करती है। मैं लौटती हूँ राहुल लाल जी आपके पास आते हुए। देखिए अब तो उनकी सरकार बनने जा रही है, अब शपथ ग्रहण भी हो जाएगा 1 घंटे के बाद, लेकिन नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? सर फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही राहुल लाल जी, शायद आप अनम्यूटेड। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे वो जमीन पे अभी भी है। और प्रिया जी देखिए, हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सीटों में कांग्रेस जरूर कम रही है, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में पॉइंट का ही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो हरियाणा को एक मजबूत तो विपक्ष जरूर मिला है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। और नई सरकार से अपेक्षा यही होगी कि चाहे किसान, पहलवान, नौजवान, जो मामले थे, जिन मामलों के आधार पर 39% वोट शेयर कांग्रेस को भी प्राप्त हुए, तो उन समस्याओं का समाधान नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनसे अपेक्षा रहेगी कि जनता के उन मूलभूत समस्याओं का वो समाधान जरूर करें। फिर से वही सवाल, आप देखिए वोट शेयर में ठीक है 39.94 बीजेपी को मिला और 39.04 मेरे ख्याल से कांग्रेस को मिला है, लेकिन फिर प्रश्न वही, आप मजबूत विपक्ष की बात करते हैं, लेकिन ये भी तो माने कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है, और वो गुटबाजी सिर्फ यहीं पर थोड़ी ना है। आप देख लीजिए राजस्थान से लेकर के आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, वहां पर भी स्थितियां ऐसी बनी थी, मध्य प्रदेश में भी ऐसी बनी। तो इन गुटबाजियों से तो उभरना पड़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमें लग रहा है कि इन गुटबाजियों से कांग्रेस के लिए तो ये चुनाव के जो परिणाम है बिल्कुल ही रामबाण संदेश रहे, और इसका बहुत ज्यादा लाभ मुझे मिलने की पूरी संभावना दिख रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो। क्योंकि देखिए, जब आप हारी हुई बाजी हारते हैं तो फिर वैसे स्थिति में जो पार्टी के चाहे कार्यकर्ता जीती हुई बाजी, जो प्रिया जी की जीती हुई बाजी जब हार जाते हैं, क्योंकि देखिए वहां पे जमीन पे हम सभी लोग गए हुए थे, देखिए वो परिस्थितियां थी, और उन परिस्थितियों को कांग्रेस नहीं भुना पाई है। कांग्रेस से ये गड़बड़ी पहली बार नहीं हुई है। ये गड़बड़ी जिन राज्यों का आपने नाम लिया, चाहे वो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में देखा है, उन सब जगहों पे इस प्रकार की चीजें हुई है, वो चीज यहाँ पे रिपीट भी हुआ है। लेकिन अब जस्ट चूंकि अगले खंड में फिर से अब चुनाव है यहाँ पे, और उन चुनाव की इलेक्शन कमीशन घोषणा भी कर चुका है, तो वहां पे हमें लग रहा है इसका अच्छा खासा प्रभाव हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जो बयान आए कि जो पार्टी में चाहे टिकट बंटवारे की जो परिस्थितियां रही, वो उसमें भी कहीं न कहीं वो भी और जितना लॉजिकल ढंग से हो सकता था उसमें भी कई कमियां रही हैं, तो उन कमियों को दुरुस्त करने का मौका होगा। और प्रिया जी, जैसा मैंने कहा, देखिए जो बड़े बड़े पार्टी और संगठन होते हैं उसमें मतभेद होते हैं लोगों के, वो मतभेद बीजेपी की तरफ भी थे, कांग्रेस की तरफ भी थे, लेकिन बीजेपी ने उसके प्रभावों को न्यूट्रलाइज किया। कांग्रेस उसके प्रभाव को जिस तरह से न्यूट्रलाइज करना था, उसमें जनता के सामने में संदेश देने वो पीछे रही, और वो वही तो बात है राहुल जी, इसी बारे में चर्चा हो रही है। क्योंकि देखिए ठीक है, जहाँ पर बर्तन रहेंगे वहाँ पर खटकेंगे, लेकिन दूसरी बात सवाल ये है कि आप मैनेज किस तरीके से करते हैं। अगर वहाँ पर लड़ाई है तो वो उस तरीके से नहीं दिख रही, वो सार्वजनिक मंच पर वैसे नहीं दिखती। दूसरी तरफ कांग्रेस में वो जो गतिरोध है वो समय समय पर दिखता है और सार्वजनिक मंच पर दिखता है, इसी वजह से सवाल उठते हैं। रत्नाकर जी, आपके पास आते हुए, और राहुल लाल जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि हरियाणा में अभी भी है, खास तौर पर वो कहते हैं कि जो किसानों का मुद्दा है, जो पहलवानों का मुद्दा है, वो वहाँ पर है। तो इसी वजह से क्या आपको लगता है कि दिक्कत हो सकती है अगले 5 साल? प्रिया जी, पहली चीज तो अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि वोट प्रतिशत का अंतर बहुत कम है। मैं इनको याद दिला दूं, अगर पिछला लोकसभा चुनाव का महाराष्ट्र का अगर उदाहरण ले लें तो 26% वोट जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया, वहीं पे कांग्रेस ने सिर्फ 15% वोट हासिल किया है। तो अगर यहाँ पे अगर विधानसभा का चुनाव अगर होता है जब भी,
तो उसके हिसाब से तो हम तो बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत पूर्ण बहुमत के साथ रहेंगे। आपका अगर दलित इस पे आता है तो महाविकास निश्चित रूप अघाड़ी से और हम महायुति जीतेंगे का फिर तो। वोट शेयर जोड़ लीजिए ना। देखिए अब फिर आप क्या कर रहे हैं ना विश्लेषण में, मैं कह रहा हूं कि आप पूरे महाविकास अघाड़ी का क्या वोट शेयर रहा है और पूरे जो है कि एनडीए महायुति के खेमे का वोट शेयर क्या रहा है, उन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर तो आपने असली जो है कि बोल लिया, वहां पे ध्यान एक-एक देगा। करके, जवाब ही एक-एक दे रहा करके। हूँ, जवाब ही दे रहा हूँ जी। अगर इस तरह से वोट प्रतिशत अगर गिना जाए तो निश्चित रूप से अगर पिछला परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे 2019 का भी महाराष्ट्र में तो 37% वोट शेयर था हमारा, भारतीय जनता पार्टी का ही था। तो इस बार तो जनता जो है हमको 50% से ज्यादा लेकर जाने वाली है। जिस तरह से आप फिर आप बीच में बोले, भाई साहब जरा सुनने की क्षमता रखिए, सुन लीजिए क्षमता राहुल रखिए, लाल जी, आप सुन ही की लीजिए। बातों को बोल रहा हूँ मैं, क्षमता तो रखिए, आपका नंबर आएगा, अभी प्रिया जी आपको भी समय दे देंगे, आप जवाब दीजिएगा। हम और आप कहीं भागे नहीं जा रहे, लेकिन बीच बीच में बोल करके मेरी बातों को पूरी नहीं करने दे रहे आप। सबसे बड़ी पार्टी थी अरे मेरी बातों को पूरी तो करने दीजिए आप। प्रिया जी जरा इनको जरा शांत कराइए। राहुल लाल जी प्लीज एक बार उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी ना, वक्त पूरा है अभी सर। अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि जीती बाजी हार गए, जीती बाजी। अरे जीती बाजी नहीं हारे आप लोग हवाबाजी किए वहां पे, सिर्फ और सिर्फ अगर हवाबाजी होता ना तो फिर 39% का वोट शेयर नहीं इस तरह से आता। अगर राहुल डिबेट लाल करेंगे जी, तो मैं तो इनको फिर एक बोलने मिनट, नहीं दूंगा। अगर इनके अरे लेवल सर, पे मैं आ अगर जाऊं खाना फिर आप बोलते मैं जाएंगे इनके तो स्तर पे अगर आ जाऊं तो मैं तो फिर इनको बोलने ही नहीं दूं। राहुल लाल जी जवाब राहुल चाहिए कि जी नहीं जरा चाहिए? डिबेट की गरिमा होती है उसको जरा समझिए। राहुल लाल जी आपकी आवाज डिबेट की मुझे गरिमा धीमी है करनी उसको पड़ेगी, जरा प्लीज मानिए। आप प्लीज। वरिष्ठ अच्छा नहीं लगता, राजनीतिक रत्नाकर जी। विश्लेषक हैं, आप जरा सुनने की क्षमता रखिए ठीक, सर। रत्नाकर जी अपनी बात कहिए। तो कोई जीती बाजी कोई नहीं हारी है इन्होंने, ये सिर्फ हवाबाजी थी और कांग्रेस की हवाबाजी निकल गई। देखा आपने किस तरह से जब एग्जिट पोल आया तो उस समय तीनों इनके जो कैंडिडेट थे, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे बोलना पड़ेगा 28% का वोट शेयर पिछले विधानसभा में अब इनको बुलवा लीजिए, प्रिया जी इनको बुलवा लीजिए, फिर मैं बोलूं। पहुंची कि नहीं पहुंची? अब इनको बुलवा लीजिए पूरा समय, फिर मैं बोलता हूं।